पार्टी के दौरान उसकी प्रेमिका ट्रुथ या डेयर के खेल में हार गई और उसे उस इंसान को कॉल करना पड़ा जिसके लिए वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस महसूस करती थी। उसने लाइन के दूसरी तरफ पूछा, अगर मैं अभी तलाक ले लूं तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? उसके इन शब्दों के बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया। सबने सोचा कि मैं गुस्से में आग बबूला होकर मेज पलट दूंगा, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं शांत रहकर अपनी रिंग फिंगर से अंगूठी उतार दूंगा। हमारी अभी शादी नहीं हुई है, अभी बहुत देर नहीं हुई है, चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। मैं तुम्हारे लिए रास्ता खाली करता हूँ। अपनी प्रेमिका के कुछ बोलने का इंतजार किए बिना मैं मुड़ा और वहां से चला गया। रास्ते में मैंने राजधानी में अपने माता पिता को फोन किया, पापा मम्मी, मैं शादी के लिए घर लौटने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया शियाओ छुआन, आखिरकार तुम्हें बात समझ आ गई। तुम लिन ग्रुप के इकलौते वारिस हो। अगर तुमने इन सभी वर्षों में बाहर अनुभव हासिल करने की जिद न की होती तो तुम्हारी शादी कब की हो चुकी होती और तुम पारिवारिक व्यवसाय संभाल रहे होते। तुम्हारे पिता और मेरे मन में तुम्हारे लिए पहले से ही कोई है। हम बस तुम्हारे इस कदम को उठाने का इंतजार कर रहे थे। अपने माता पिता की राहत भरी और संतुष्ट आवाज सुनकर मुझे थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ। अनजाने में मेरा लहजा भी नरम हो गया। आप लोग जैसा तय करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है ठीक है, क्यों ना हम शादी की तारीख 19 जनवरी तय कर दें। तुम कब लौट रहे हो? क्या तुम मुझसे पहले मिलना चाहते हो? रही बात इस समझौते की शादी की, तो मैं जल्द ही तुम दोनों की मुलाकात का इंतजाम कर दूंगी। मेरी माँ बिना रुके लगातार बोलती जा रही थी। उनका ये लंबा एकालाप मुझे सिर दर्द दे रहा था। असल में मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, न ही मेरी कोई दिलचस्पी थी। इसलिए मैंने अपनी माँ को बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं लिन परिवार का बोझ कम करने के लिए जल्द ही वापस आना चाहता हूँ। समझौते की शादी तो बस एक अतिरिक्त चीज है, हमारा मिलना जरूरी नहीं है। आप लोग शादी की तैयारियां संभालिए, मैं शादी से एक दिन पहले लौट आऊंगा। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, बेडरूम का दरवाजा बाहर से खुला। आवाज सुनकर मैंने सहज रूप से अपना सिर घुमाया और लियू रुआन को सीधे अंदर आते देखा। शादी? कैसी शादी? उसके भ्रम से भरे चेहरे को देखकर मैंने तुरंत फोन काट दिया और एक बहाना ढूंढा। एक दोस्त की शादी है, उसने मुझसे बेस्ट मैन बनने के लिए कहा है। ये सुनकर लियू रुआन के चेहरे के भाव नरम हो गए और उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। मैंने फोन मेज पर छोड़ दिया और बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर बाद पानी बहने की आवाज आने लगी। मेज पर रखा फोन भी बजने लगा। लगातार हो रही बीप की आवाज सुनकर मैं पल भर के लिए झिंझका। मैंने स्क्रीन को छुआ और चेन से का एक संदेश देखा जो कांटेक्ट में सेव था। क्या तुम्हें याद है तुमने उस वक्त क्या कहा था? क्या तुम सच में लिन चुआन से शादी करने की सोच रही हो? उस वाक्य ने मेरे सीने को भींच दिया। मेरी उंगलियां एक पल के लिए थम गईं। मैंने धीरे से ऊपर की ओर स्क्रॉल किया और वह संदेश देखा जो लियू रुआन ने कुछ मिनट पहले भेजा था। चेन से, 33 दिनों में तुम 28 साल के हो जाओगे। क्या तुम्हें याद है तुमने तब मुझसे क्या वादा किया था? मैंने फोन को उसकी जगह पर वापस रख दिया। मैं सोफे पर बैठ गया और मेरे दिमाग में कई यादें ताजा हो गईं। 18 साल की उम्र में मेरी चाची शादी करने के लिए चीन लौट आई और मैं भी योंडा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए वापस आ गया ताकि यूनिवर्सिटी लाइफ का बेहतर आनंद ले सकूं। और सुरक्षा के लिए मैंने कभी किसी के सामने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। पिछले साल की वेलकम पार्टी में मैंने अपने एक रूममेट की मदद की और स्टेज पर एक झटपट तैयार की गई धुन बजाई। खत्म करने के बाद मैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ नीचे आया और जैसे ही मैंने अपना सिर झुकाया मुझे लियू रुआन दिखी। उसने सफेद गॉज की ड्रेस पहनी हुई थी। वह दरवाजे के पास फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी थी। मुझे देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। क्या मुझे आपका कांटेक्ट मिल सकता है? मैंने हामी भरी और तुरंत स्वीकार कर लिया। उसके बाद से हम रोज बातें करने लगे। कभी कभी हम अलग अलग जगहों पर मिलते थे। मिलने के तीसरे महीने में लियू रुआन ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। पहली नजर का पहला प्यार। मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। इस तरह हम 21 से 28 साल की उम्र तक साथ रहे। 7 सालों के दौरान मेरे परिवार ने मुझे समझौते की शादी के लिए वापस लौटने का आग्रह किया। कई बार मना करने के बाद मैंने एक दो मौकों पर उसकी राय जानने की भी कोशिश की, लेकिन जब भी मैं शादी शब्द की बात करता लियू रुआन इस विषय को ऐसे काट देती जैसे किसी सांप से बच रही हो और उसने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। शुरुआत में मुझे लगा कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती। वक्त के साथ मैंने कुछ अजीब भी नोटिस किया। 15 दिन पहले तक एक मीटिंग में शराब पीने के बाद मुझे सच पता चला कि लियू रुआन के दिल में जो इंसान था वो हमेशा उसका बचपन का दोस्त चेन से ही था। अफसोस कि वो प्यार एक तरफा था। चेन से उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखता था और उसके मेरे करीब आने की वजह यह थी कि उस पहली रात को चेन से किसी और के साथ चला गया था। इसके अलावा स्टेज पर मेरे पियानो बजाने का अंदाज उस इंसान से थोड़ा मिलता जुलता था जिसकी वह तारीफ करती थी। अपने टूटे दिल को दिलासा देने और चेन से को गुस्सा दिलाने के लिए उसने मुझे चुना था। आने वाले सालों में चेन से के कई उतार चढ़ाव वाले रिश्ते रहे। जब भी उसे पता चलता कि उसका ब्रेकअप हो गया है, लियू रुआन उसके पास जाने के बारे में सोचती, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती चेन से को कोई नया पार्टनर मिल जाता और उसका दुख और बढ़ जाता। इस तरह गोल गोल घूमते हुए 7 साल बीत गए। हमारा अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ था और लियू रुआन ने कभी उस पर से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो हमेशा इस उम्मीद में रहती थी कि चेन से का मन बदल
बदल जाएगा। वो चेन से द्वारा अपनी जवानी में नशे की हालत में कही गई एक मजाक जैसी बात के सच होने का इंतजार कर रही थी। रुआन, जब मैं 28 साल का हो जाऊंगा, अगर तब तक हम दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई होगी तो क्यों ना हम साथ मिलकर कोशिश करें। इसीलिए वह हर साल उससे पूछती थी और इस साल आखिरकार चेन से का 28वां जन्मदिन आ ही गया था। लियू रुआन के फोन में चैट देखते हुए मैं मुस्कुराया। 33 दिन बचे थे। वह चेन से का 28वां जन्मदिन था और वही दिन था जिसे मैंने इस रिश्ते को खत्म करने और शादी के लिए घर लौटने के लिए चुना था। लियू रुआन को स्टडी रूम में आते देख मैं उठा, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। मुझे नहीं पता कितना समय बीता। अंधेरे कमरे में बहुत हल्की कदमों की आहट सुनाई दी। स्क्रीन चालू होने के साथ एक फोन नाइट स्टैंड पर रख दिया गया। कोई मेरे पीछे लेट गया और फिर एक लंबा सन्नाटा छा गया जब तक कि मेरे पास एक शांत और नियमित सांसों की आवाज नहीं आने लगी। मैंने अपनी आंखें खोली, हाथ बढ़ाया और लियू रुआन का फोन उठा लिया और फिर से वही चैट खोल ली। उसमें सिर्फ 4 शब्द और जुड़े थे, कभी मत भूलना। एक बहुत ही साधारण सा वाक्य। फिर भी मैं कल्पना कर सकता था कि लियू रुआन इन शब्दों को लिखते समय कैसी दिख रही होगी। शायद झिझक में अपने होठों को थोड़ा चबा रही होगी। स्क्रीन पर आंखें टिकाए उलझन में अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला लिखती और मिटाती होगी। हर शब्द को ध्यान से तौलती होगी, इस डर से कि कहीं उसकी भावनाएं आसानी से उजागर न हो जाए, लेकिन इस बात से भी डरती होगी कि कहीं वे समझ ही ना आए। ये रूप सिर्फ तब सामने आता था जब उसका सामना चेन से होता था। इस बारे में सोचते हुए मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। 28 साल के उस समझौते पर टिके मन के साथ वह चेन से द्वारा उसे शादी करने के लिए हाँ कहने का इंतजार कर रही थी। मैं पूरी रात आंखें बंद किए जागता रहा। भोर होते ही मेरे पास एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। आज काम से जल्दी निकल जाना, लियू रुआन ने चेहरे पर क्रीम लगाते हुए कहा। उसने मुझे हैरान होकर देखा। क्या कुछ हुआ है? एक संक्षिप्त सन्नाटे के बाद मैंने धीरे से जवाब दिया, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या तुम भूल गई हो? लियू रुआन पल भर के लिए सुनने रह गई, फिर उसने सिर हिलाया। इन 2 हफ्तों के दौरान उसका दिमाग सिर्फ चेन से के साथ किए गए 28 साल वाले समझौते में लगा था। उसने किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं था। अब वह अपना खुद का जन्मदिन भी भूल चुकी थी। इन 2 महीनों को याद करते हुए जिसमें मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए इतनी मेहनत की थी जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे कई मिलीजुली भावनाएं महसूस हुई। लियू रुआन ने मेरे चेहरे के बदलते भावों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस मुझे कुछ निर्देश दिए, इसे सादा ही रखना, पहले की तरह इतना तड़क भड़क वाला बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी सालों में मैं उसे खुश करने के लिए उसका जन्मदिन मनाने में हमेशा अपनी पूरी जान लगा देता था, लेकिन उसने कभी मेरी कोशिशों की कदर नहीं की। इसलिए उसकी बातें सुनकर मेरे लहजे में एक तरह की आत्म सहानुभूति झलक आई। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी बात सुनने के बाद लियू रुआन ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने फोन उठाया और बेडरूम से बाहर चली गई। उसके मुद्दने से पहले मैं उसकी त्योरियों पर हल्की सी शिकन देख पाया। कंपनी पहुंचकर सबसे पहले मैं बॉस के केबिन में गया और अपना इस्तीफा सौंप दिया। जब मैं हाथ में इस्तीफे की कॉपी लिए बाहर आया तो पूरे ऑफिस में कानाफूसी शुरू हो गई। श्याओ चुआन, तुम जा रहे हो? तुम ऐसे कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई दूसरा काम मिल गया है? तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अरबों की संपत्ति के वारिस बनने वापस घर जा रहे हो? सबकी चिंता और बातें सुनकर मैंने अपने हाथ की चीजें रखी और थोड़ा मुस्कुराया। मैं शादी करने के लिए घर वापस जा रहा हूँ। साथ ही कर्मचारियों ने समझदारी से सिर हिलाया। क्यान नाम की एक सहकर्मी जिसके साथ मेरे अच्छे संबंध थे, उसने पास आकर पूछा, लिन चुआन, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिरकार शादी के लिए मान गई है? अचानक उसकी बुद्धि कैसे ठिकाने आ गई? मैं इस पर और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने विषय बदल दिया। इन वर्षों में आप सभी की मदद के लिए धन्यवाद। मैं बाद में आप सबको डिनर पर बुलाऊंगा। काम खत्म होने के बाद मैंने 4-5 सहकर्मियों के साथ 2 घंटे तक डिनर किया। जब मैं होटल पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी प्राइवेट केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं उसे खोलने वाला था, अंदर से आ रही आवाजों ने मेरे कदम रोक दिए। बाहर इतनी ठंड है, लियू यान को लेने कौन गया है और कौन जाएगा? चेंजे, जाहिर सी बात है वो पास में ही था और उसने सुन लिया था। चेंजे ने कहा कि वह आज वापस आ रहा है और वह इतनी बेसब्री से उसे रिसीव करने चली गई। सच में? तो फिर लियू यान बहुत खुश होगी। आज उसका 28वां जन्मदिन है और बस 1 महीने से कुछ ज्यादा समय में चेंजे भी 28 साल का हो जाएगा। अगर वह अभी वापस आया है तो क्या वो अपना वादा पूरा करने के लिए नहीं आया होगा? मैंने सुना है कि चेंजे फिर से सिंगल हो गया है। ऐसा लगता है कि वह इसी वजह से वापस आया है। लेकिन अगर वे दोनों साथ आ जाते हैं तो लिन चुआन का क्या होगा? हम पिछले 7 सालों से उसे ये बात छुपा रहे हैं। उसे तो ये भी नहीं पता कि चेंजे कौन है और वह लियू यान के प्यार में पूरी तरह पागल है। हम क्या कर सकते हैं? ये लियू यान की गलती है कि वह चेंजे को लेकर इतनी दीवानी है। अगर चेंजे अपना वादा निभाने के लिए 100% तैयार हो जाता है तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि लिन चुआन की किस्मत खराब थी। अच्छी बात यह है कि उसका कोई सामाजिक रुतबा नहीं है। अगर उनका ब्रेकअप होता है तो स्थिति को संभालना आसान होगा। भले ही इन सालों में वह हमारे और लियू यान के साथ अच्छा रहा हो, लेकिन हम लियू यान की सबसे अच्छी सहेलियां हैं। आखिरकार हमें लियू यान का ही साथ देना होगा। अगर सच में उनका रिश्ता खत्म होता है तो हमें उसकी फजीहत नहीं करानी चाहिए। लियू यान को खुद सामने आकर
ब्रेकअप के एवज में उसे कोई कार या फ्लैट दे देना चाहिए। मैंने चुपचाप उनकी योजना सुनी और कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं पहले ही जाने का फैसला कर चुका था। मैं अब उतना दुखी नहीं था जितना आधा महीना पहले था। इसके विपरीत मुझे यह सब मनोरंजक लग रहा था। लियू यान मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती थी और ऊपर से उसने अपनी सहेलियों को मेरा निपटारा करने के लिए भेजा था। पिछले 7 सालों में मेरा यह कैसा रिश्ता रहा था। अफसोस की बात है कि इस बार मैं वो हूँ जो पहले जा रहा हूँ। मैं दरवाजे के बाहर ही था जब उसी समय कई वेटर वाइन से भरी एक ट्रॉली को धक्का देते हुए आए। मैं जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर चल रही बातें अचानक बंद हो गईं। जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं मुस्कुराते हुए अंदर गया और सबका अभिवादन किया। कुछ देर की औपचारिक बातचीत के बाद लियू यान एक अजनबी आदमी के साथ दरवाजे को धकेलते हुए वापस अंदर आई। उस शख्स को देखकर जो 30 या 40% तक मुझसे मिलता जुलता था, मैं बिना किसी भाव के उसे देखता रहा। लियू यान ने उसके साथ केबिन का एक चक्कर लगाया। आखिरकार वो मेरे सामने आकर उसका परिचय कराने के लिए रुकी। ये चेन जे है, बचपन का दोस्त। लियू यान आगे बोलने से पहले एक पल के लिए झिझकी। और ये एक सामान्य दोस्त है, लिन चुआन। ये कहते हुए लियू यान को उम्मीद थी कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, लेकिन जो हुआ उसने उसकी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। मैंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने बस अपना सिर उठाया और एक सेकंड के लिए उसे गौर से देखा, फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया और 2 कदम पीछे हट गया। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मिस्टर चेन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं लियू यान का एक सामान्य दोस्त हूँ। परिचय के बाद केबिन का माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। चेन जे, जो स्वभाव से एक्सट्रोवर्ट था, सबकी पसंद बन गया। हाथ में वाइन का गिलास लिए वो यहाँ से वहाँ घूम रहा था। उसने पीने और खेलने के लिए एक ग्रुप इकट्ठा कर लिया। जब मजा अपने चरम पर था, हाथों में ताश के पत्ते होने और ठीक से हिलडुल न पाने के कारण उसने तरबूज के कुछ टुकड़े मांगे। बिना सोचे समझे लियू यान ने अपना खुद का फोर्क उठाया, एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह में डाल दिया। चेन जे ने इस पर बिना ध्यान दिए मुड़कर कुछ निवाले खाए। फिर उसने अपना गिलास उठाया और आधा गिलास रेड वाइन पी ली। मैं, जो कुछ मीटर की दूरी पर बैठा था, लियू यान को बिना गिलास छोड़े लगातार पीते हुए देख रहा था। और हर बार जब वो पीती तो वो ठीक उसी जगह से पीती जहाँ पहले चेन जे के होंठ लगे थे। आखिरकार वो थोड़ी नशे में हो गई, लेकिन जन्मदिन का पारंपरिक रिवाज तो होना ही था। सबने मिलकर हैप्पी बर्थडे गाया। जब वे उसे उठने, मोमबत्तियां बुझाने और विश मांगने के लिए कह रहे थे, तो शोर शराबे से भरा केबिन अचानक शांत हो गया। मैं खुद उठा, केक पास लाया और मोमबत्तियां लगाई। मोमबत्तियों पर 28 का अंक देखकर लियू रूहान ने अपनी कनपटियों को मला, मानो वो अपना नशा कम करने की कोशिश कर रही हो। उसकी नजरें, जो अब थोड़ी धुंधली हो चुकी थीं, पूरे केबिन में घूमी। फिर उसने एक उंगली उठाई। इस जन्मदिन पर मैं कोई विश नहीं मांगना चाहती। बेहतर होगा कि मैं इसकी जगह एक सवाल पूछूं। ये कहते हुए उसने चेन जे की तरफ इशारा किया और उसकी वह नजर भले ही पूरी तरह होश में नहीं थी, तीव्रता से चमक रही थी जब वह सीधे उसी पर जाकर टिक गई। चेन जे, तुम भी 28 साल के होने वाले हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हारी अभी कोई गर्लफ्रेंड है? जैसे ही उसने ये कहा, वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। हर तरफ से आ रही खोजी नजरों के सामने चेन जे थोड़ा सकपका गया और उसने जवाब दिया, अभी तो नहीं। एक संक्षिप्त सन्नाटे के बाद किसी ने, मुझे नहीं पता किसने, आश्चर्य से भरी एक वाह की आवाज निकाली। कमरा तुरंत ठहाकों और शोर से गूंज उठा। उसकी कई पक्की सहेलियां, जो पहले से ही नशे में थीं, उठी और लड़खड़ाती हुई लियू रूहान को आगे बढ़ाने लगी और गाना बजाना और नाचना शुरू कर दिया। इस अराजक दृश्य के सामने मैं अपनी जगह पर बिना हिले डुले बैठा रहा और पूरी शांति और धैर्य के साथ एक ऐसे सामान्य दोस्त की भूमिका निभाता रहा जो नहीं जानता था कि वहाँ क्या चल रहा था। पार्टी देर रात तक चलती रही। आखिरकार जन्मदिन का जश्न खत्म हुआ। जब सब चले गए तो मैंने लियू रूहान को कार में बैठने में मदद की। अभी भी पहले की उसी खुशी में डूबी हुई वो मेरी बाहों में झुक गई और उसने बहुत सी सच्ची बातें कही। रुक रुक कर आती आवाज में उसने कहा, चेन जे, मत जाओ, मेरे पास ही रहो। रहोगे ना? वे लोग जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा इतने सालों तक इंतजार किया है। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ। सामने की सीट पर बैठे ड्राइवर ने ये सब सुना और मन ही मन मुस्कुराता रहा। कार से उतरते समय मुझे उस नशे में धुत महिला को संभालते हुए देखकर वो मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाया। सर, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने ड्राइवर को देखकर एक मुस्कान लौटाई। शांत लहजे में मैंने कहा, वो चेन जे से प्यार करने के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चेन जे नहीं हूँ। अगली सुबह भारी सिरदर्द के साथ जागने पर लियू रूहान को पिछली रात की बातें याद आईं। उसने मुझे पकड़ा और सफाई देने लगी। लिन चुआन, कल जैसे ही मैं क्लब पहुंची, उन्होंने मुझे जबरदस्ती शराब पिला दी। मैंने नशे में बहुत सी बकवास बातें कह दी होंगी। वे सब शराब के नशे की बातें थीं। उन्हें गंभीरता से मत लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे कल रात की बातें याद होंगी और न ही ये उम्मीद थी कि वह इतना कमजोर बहाना बनाएगी। मुझे पता है, पता नहीं क्यों, मेरे चेहरे को इतना शांत देखकर और कल चेन जे के साथ कराए गए परिचय को याद करके मेरी इस प्रतिक्रिया ने लियू रूहान के भीतर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर दी। ध्यान से सोचने पर उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं था और उसने तुरंत बात बदल दी। कल मैं सबके साथ पीने में बहुत व्यस्त थी और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लिन चुआन, क्या तुम थोड़े नाराज हो? आज काम के बाद क्यों ना हम डेट पर चलें? मुझे शाम को कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे इतनी जल्दी मना करते देखकर
लियू रूहान और भी जिद करने लगी और कहने लगी कि उसे इसकी भरपाई करनी होगी। मैं मना नहीं कर सका, इसलिए मुझे मानना पड़ा। रात में ठीक उसी समय जब मैं बाहर जाने के लिए कपड़े बदल रहा था, किंगाओ का एक मैसेज आया। लिन चुआन, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया कि तुमने इस्तीफा दे दिया है? वो कुछ देर पहले तुम्हें ढूंढने आई थी, अब वो बहुत गुस्से में लग रही है। इससे पहले कि मैं मैसेज पूरा पढ़ पाता, लियू रूहान का फोन आ गया। टिमटिमाती हुई स्क्रीन को देखते हुए मेरी आंखों में गंभीरता की एक चमक आ गई। एक पल की झिझक के बाद मैंने कॉल रिसीव करने का बटन दबाया। फोन से लियू रूहान की गुस्से से भरी आवाज आई, तुम्हारे सहकर्मी ने मुझे बताया कि तुमने इस्तीफा दे दिया है और तुम शादी करने जा रहे हो। मैं अभी सोच ही रहा था कि इसे समझाने के लिए क्या बहाना बनाऊं, लेकिन लियू रूहान ने बिना रुके मुझे रूखेपन से डांटना जारी रखा। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे पास अभी शादी की कोई योजना नहीं है। तब मुझे समझ आया, लियू रूहान को लग रहा था कि मैं उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी भड़क गई थी। धैर्य के साथ मैंने उसे एक दो बातें समझाई कि मैं अपने सहकर्मियों के साथ किए गए मजाक को इतनी गंभीरता से कैसे ले सकता हूँ। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से थोड़ा थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। ये सुनकर दूसरी तरफ की आवाज आखिरकार सामान्य हुई। आगे से ऐसा मजाक मत करना। मैंने धीमी आवाज में सहमति में सिर हिलाया। फिर से मैंने लियू रूयान को कहते सुना, तुम कहाँ हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ आऊँ? मैं उसे पता देने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे एक बहुत हल्की हंसी सुनाई दी, जो बिल्कुल चेन जे की हंसी जैसी लग रही थी। वह ठीक है शब्द मेरे मुंह में एक पल के लिए घूमा और फिर बदल गया। कोई जरूरत नहीं है। कॉल जल्दी ही कट गई। धुंधली होती स्क्रीन को देखते हुए मैंने आत्म तिरस्कार की एक मुस्कान बिखेरी। अगर वो सच में मुझे लेने आना चाहती तो इतनी जल्दी फोन क्यों काटती? बस शिष्टाचार के नाते पूछ लिया था और मैं अभी भी इसे गंभीरता से ले रहा था। मैंने एक टैक्सी ली और तय किए गए रेस्तरां में पहुंच गया। जब वेटर ने नाम सुना तो वो मुझे सीधे रूफटॉप रेस्तरां में ले गया। प्राइवेट लाउंज का दरवाजा खोलने पर मुझे व्यंजनों से भरी एक मेज दिखाई दी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। मेरी उलझन भरी निगाहों को देखकर वेटर ने सम्मान पूर्वक समझाया, मिस लियू ने 10 मिनट पहले फोन करके डिनर का ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा कि आप खाना शुरू कर दें, उन्हें कोई जरूरी काम है और शायद आने में थोड़ी देर हो जाए। कुछ देर पहले आई उस कॉल को याद करते हुए मेरे चेहरे पर समझ आने का भाव आया। जरूरी काम, यकीनन वो फिर से चेंजे के साथ गई होगी। वास्तव में ये झूठ नहीं था, क्योंकि उसके लिए जब तक वह उस व्यक्ति के साथ है जो उसके लिए मायने रखता है, कोई भी काम चाहे कितना भी छोटा हो एक जरूरी काम होता है। मैंने इस पर और ज्यादा नहीं सोचा। मैं सीधे लाउंज में चला गया। वेटर ने तत्परता दिखाते हुए मेरे लिए कटलरी सेट की और एक एक करके हर डिश को पेश करने लगा। सी फूड से भरी मेज को देखकर मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। यूरोप में अपने सालों के दौरान मैं कभी भी पश्चिमी खाने का आदी नहीं हो पाया और सी फूड खाना अक्सर मुझे उबाऊ लगता था। जब से मैं चीन वापस आया हूँ मैं अभी भी ठीक से ढल नहीं पाया हूँ। अगर मैं पहले उसके साथ खाना खा रहा होता तो इन डिशेज को देखकर निश्चित रूप से मैंने समझौता कर लिया होता, लेकिन अब मैं खुद को और कुर्बान नहीं करना चाहता था। एक बड़े इशारे के साथ मैंने वेटर को आदेश दिया कि वह सब कुछ तुरंत हटा दे। मिस्टर लिंक, इस मेज का भुगतान मिस लियू पहले ही कर चुकी हैं। ये बहुत महंगा है। क्या आप वाकई इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते? अगर हम सब कुछ हटा देंगे तो रेस्तरां कोई रिफंड नहीं करेगा। मैंने अपनी एक भौं उठाई, अपने बैग से एक कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। मुझे पता है, पहले इसे हटाओ। नई डिशेज का खर्च मैं इस कार्ड पर ले रहा हूँ। निश्चिंत रहो, मैं इसका भुगतान कर सकता हूँ। जब तक मैंने खाना खत्म किया लियू रूयान अभी भी नहीं आई थी। अब मेरा उसका इंतजार करने का मन नहीं था। मैंने बिल चुकाया और घर चला गया। ठीक जब मैं आधे रास्ते में था कई मैसेज आए। लिंग चुआन, क्या तुम आज रात बाहर सोने जा सकते हो? ऐसे अचानक देश वापस आ गया है। पुराना घर तैयार नहीं है और वो वहाँ नहीं रुक सकता। इसके अलावा उसे बहुत तेज सर्दी हो गई है, उसका पेट थोड़ा खराब है और उसे बिना देख रेख के नहीं छोड़ा जा सकता। मैं चाहती हूँ कि वह आज रात यहाँ रुके। क्या ऐसा हो सकता है? एक तरफ उसे चेन जे की देखभाल करनी है और दूसरी तरफ उसे डर है कि चेन जे को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। कितना दिलचस्प है। इस बार मेरा लियू रूयान के खेल में आगे शामिल होने का मन नहीं था और मैंने उससे सीधे पूछा, क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं है? तुम्हें हमारे रिश्ते को क्यों छुपाना है? तुम इसे कब तक छुपाने का सोच रही हो? मैसेज का जवाब आने में काफी समय लगा। लियू रूयान ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस एक तारीख के साथ जवाब दिया, 18 जनवरी। पहले जाहिर है कि मुझे नहीं पता था कि उसने यह दिन क्यों चुना, लेकिन अब मुझे पता है 18 तारीख चेन जे का जन्मदिन है। अगर उस दिन चेन जे अपना वादा निभाता है और उसके साथ रहता है तो शायद वह मुझसे नाता तोड़ने में संकोच नहीं करेगी। अगर उस दिन चेन जे स्वीकार नहीं करता है तो वह ध्यान केंद्रित करेगी और मुझे शादी का प्रस्ताव देगी। मैंने सच में एक परखने वाले लहजे में पूछा था। अगर मुझे ठुकरा दिया गया तो भी बैकअप के तौर पर मेरे पास मेरा आधिकारिक बॉयफ्रेंड होगा। इसे एक ईमानदारी भरा मजाक कहा जा सकता है, चाहे वो आगे बढ़े या पीछे हटे। उसके पास पहले से ही एक आदर्श समाधान है। मैं लगभग उसकी तारीफ करता हूँ। बस अब मैं उनके रिश्ते में मूक दर्शक बने रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने उसे और कोई जवाब नहीं दिया, सीधे अपना मोबाइल बंद कर दिया और एक होटल का पता पूछा। सोने से पहले मैंने थोड़ा ड्रिंक किया और दोपहर तक मेरी आंख नहीं खुली। मैं समय देखना चाहता था। जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया दर्जनों नए मैसेज दिखाई दिए। ज्यादातर लियू रूयान के थे और कुछ उसकी सहेलियों के। अरे तुम कहाँ हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे हो? मुझे मत डराओ। रूयान पूरी रात तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है। उलाहने से भरे उन मैसेज को देखकर मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। मोबाइल बंद करना और सो जाना किसी को डराना है? इसके अलावा उनमें से कौन नहीं जानता कि चेंज है
लियू रुयान के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? क्या उन्हें परवाह है कि मैं जी रहा हूँ या मर रहा हूँ? ठीक जब मैं सोच ही रहा था, लियू रुयान का फोन आया, एक ऐसे लहजे में जो बहुत दोस्ताना नहीं था। लिंग छुआन, ऐसे बस एक रात रुकने के लिए आया था। क्या तुम सच में इतने नाराज हो? भले ही तुम खुश न हो, तुम्हें इस तरह अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। मेरा अब और स्पष्टीकरण देने का मन नहीं था, इसलिए मैंने एक बहाना बनाया। मैं नाराज नहीं हूँ, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, ये अपने आप बंद हो गया था। पहले लियू रुयान ने निश्चित रूप से इस बहाने पर विश्वास कर लिया होता, लेकिन आज न जाने क्यों वह अचानक संदेहास्पद हो गई और उसने पूछा, तो फिर ऐसा क्यों है? पहले तुमसे किसी भी समय संपर्क किया जा सकता था, लेकिन ठीक कल रात यह बंद हो गया। उसकी पूछताछ सुनकर मैं दंग रह गया और अचानक मुझे कई बातें याद आईं। कुछ साल पहले की एक गहरी रात, लियू रुयान के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। उसने अपने सेक्रेटरी के बजाय गलती से मेरा नंबर डायल कर दिया। उसे सुनकर मैं तुरंत उसके लिए दवा लाने के लिए उठ गया। पिछले साल जब वह विदेश में बिजनेस ट्रिप पर गई थी, जहाँ 7 या 8 घंटे का समय अंतर था, लियू रुयान को यहाँ का समय याद नहीं था। सुबह के 3 या 4 बजे उसने मुझे एक दस्तावेज के बारे में पूछने के लिए फोन किया। अपनी नींद को दबाते हुए मैं उठा और उसकी तलाश में मदद करने के लिए निगरानी कैमरा चालू किया। 3 महीने पहले मेरा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था। मैं मुश्किल से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था। अभी तक एनेस्थीसिया के असर से पूरी तरह उभर भी नहीं पाया था। उसने मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि वह मिल्क टी पीना चाहती है। फिर भी मैंने एक नर्स से कहकर उसे मेरे लिए लाने को कहा। एक के बाद एक ये सभी इस बात के सबूत थे कि मैं उससे कितना बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन मैंने चाहे कितना भी दिया हो, उसने इसे कभी नहीं देखा। इस बारे में सोचते हुए मेरा लहजा बिना नियंत्रण के आत्मालोचना से भर गया। मुझे बस इस बात का डर था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तब मैं वहां न हूं। कल तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही होगी। मेरा रहस्यमयी लहजा सुनकर लियू रुयान को अंदर तक एक हल्की सी घबराहट महसूस हुई। 7 साल साथ में मैंने हमेशा उसे खुश रखा, उसकी बातें सुनी, हमने कभी बहस नहीं की और न ही कभी नाराज हुए। कई बार जब वो किसी चीज को स्पष्ट नहीं करना चाहती थी तो मैंने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। दिन प्रतिदिन रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर डिनर और डेट्स तक मैंने हमेशा हर चीज में उसकी देखभाल की। खुद से पूछते हुए लियू रुयान को यह मानना पड़ा कि मैं लगभग एक आदर्श पुरुष था। ये याद करते हुए कि मैं पहले उसके साथ कैसा व्यवहार करता था, उसका लहजा थोड़ा नरम हुआ और उसने कहा, मुझे पता है, बस मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, इसलिए मैंने इतने रूखे तरीके से बात की। मुझे माफ कर दो लिंग छुआन, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। उस पल मैं उसे देखना नहीं चाहता था। मैंने बस इतना कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और घर वापस जाने के लिए एक टैक्सी ले ली। जैसे ही मैं पहुंचा, नौकरानी ने मुझसे कहा, सर, मिस लियू अभी अभी बाहर गई हैं। ये जानने के लिए अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि निश्चित रूप से उसे चेन झेने बुलाया होगा। हवा में उसके छोड़े गए पुरुष परफ्यूम की खुशबू तैर रही थी। मैंने नहीं पूछा कि वो कहाँ गई थी और मैंने नौकरानी से धीमी आवाज में खिड़कियां खोलने के लिए कहा ताकि वेंटिलेशन हो सके। अगले 2 हफ्तों में मैंने लियू रुयान को दोबारा नहीं देखा। ये ऐसा था जैसे वो पहले ही भूल चुकी हो कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। न कोई कॉल, न कोई मैसेज। चेन जे के दोस्तों के सर्कल के जरिए मुझे उसकी गतिविधियों के बारे में साफ पता चल रहा था, लेकिन मैं यह नहीं पूछना चाहता था कि वे कहाँ जा रहे हैं और न ही ये जानना चाहता था कि उनके क्या इरादे हैं। मेरे लिए हर बीतता दिन बस एक उलटी गिनती थी। मेरे पास किसी ऐसे व्यक्ति पर अपनी सोच बर्बाद करने का हौसला नहीं था जिसके साथ मेरा बिछड़ना तय था। नए साल की पूर्व संध्या पर बर्फ गिर रही थी। मैं अच्छे मूड में था। मैंने पूरी रात बड़ी खिड़की के सामने फिल्में देखते हुए बिताई। आधी रात के बाद बाहर आतिशबाजी और पटाखों का शोर गूंज रहा था। मैं थोड़ा थक गया था। मैं रॉकिंग चेयर पर लेट गया और दोस्तों का सर्कल स्क्रॉल करने लगा। दरवाजे के सामने, जो पूरी रात शांत रहा था, अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं सीधे बैठने के लिए कुर्सी पर संभला और मैंने लियू रुयान को लड़खड़ाते हुए अंदर आते देखा। वह पूरी तरह से नशे में थी। उसने सोफे पर ढेर सारे बैग छोड़ दिए और मेरे सामने उसने एक एक करके उन्हें खोलना शुरू कर दिया। ये 2 मफलर हैं जो मैंने अभी अभी खरीदे हैं। बाहर कितनी बर्फ गिर रही है। लिंग छुआन, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? लिंग छुआन, ये एक रोलेक्स है जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था। मुझे खेद है, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त रही हूँ। मुझे तुमसे दोबारा मिलने का समय नहीं मिला। क्या तुम मुझसे फिर से नाराज हो? और पिछली बार मुझे तुम्हें इस तरह इंतजार नहीं कराना चाहिए था। लिन शुआन, मुझे माफ कर दो, ठीक है? अब से हम अच्छे से रहेंगे। ये कहते हुए लियू रुआन मुझे चूमने के लिए पास आई। मुझे उसके भीतर से आ रही शराब की गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं जानता था कि उसने कोई नखरा किया है। काफी समझाने बुझाने के बाद मैं उसे बेडरूम में ले जाने में सफल रहा। जब वह सो गई तो मैंने लिविंग रूम में बिखरे हुए बैगों को समेटा और फिर अपना फोन उठाया। फ्रेंड्स सर्कल में संदेश एक के बाद एक आ रहे थे, लेकिन जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो चेनसी का था। वाइन को लेकर किया गया उसका पोस्ट। वो बर्फ में एक लड़की के साथ एक तस्वीर थी और उसका कैप्शन भी दिलचस्प था, पहली बर्फबारी में मिलना, नहीं सही वह इंसान जो मुझे पसंद है। इसे देखकर मेरे सारे संदेह दूर हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लियू रुआन अचानक शराब पीकर वापस आ गई और मेरे प्रति इतना प्यार दिखाने लगी। पता चला कि जिस व्यक्ति को वो पसंद करती है उसे एक नया प्यार मिल गया है। ये तार्किक भी है। अगर ऐसा न होता तो वह मुझे अपने पुराने प्यार को कैसे याद करती? मेरी आंखों में व्यंग्य की एक चमक कौंधी। मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी घड़ी उतार दी। मैंने उसे मेज पर गिरा दिया। आने वाले दिनों में लियू रुआन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो कोई दूसरी ही इंसान हो। वो कहीं बाहर नहीं जाती थी, पूरे दिन घर पर रहती थी और कहती थी कि वो मेरा साथ देना चाहती है। क्योंकि मुझे पेट की तकलीफ थी, वो आज्ञाकारी रूप से मेरे पास रहती थी और मेरे लिए चावल का दलिया बनाती
करती थी। जब मैंने यात्रा के कई विज्ञापन देखे तो उसने नए साल के बाद मुझे यात्रा पर ले जाने की योजना बनानी शुरू कर दी। शायद इसलिए क्योंकि उसका दिल टूट गया था। इस बार वो मेरे साथ पहले से कहीं अधिक प्यार से पेश आ रही थी, लेकिन अब मैं उसके इस व्यवहार से प्रभावित नहीं होने वाला था। मैंने चुपचाप लियू रुआन को देखा जब वो एक आदर्श प्रेमिका की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। उसे इधर उधर भाग दौड़ करते हुए देखा। मेरे अपने कुछ शब्दों के कारण मेरे दिल में थोड़ा सा भी अपराध बोध महसूस किए बिना पिछले कुछ समय में उसने जो कुछ भी किया है वो अतीत के कर्ज चुकाने के काम आए। ऐसा सोचते हुए मुझे धीरे धीरे अपने जमीर पर कम बोझ महसूस होने लगा। जब बर्फबारी रुकी तो मेरी माँ ने मुझे कई तरह के सूट के स्टाइल भेजे और मुझसे पूछा कि मुझे कौन सा पसंद है। मैंने फोन पकड़ा हुआ था, हर फोटो को स्क्रॉल और झूम करके देख रहा था, कपड़ों के विवरणों पर ध्यान दे रहा था। शायद मैं बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए जब लियू रुआन चुपके से मेरे पास आई तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ जब तक कि उसने मेरे हाथ से फोन नहीं छीन लिया। तब मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि लियू रुआन का चेहरा पल भर में उदास हो गया था। शादी का सूट? तुम शादी का सूट क्यों देख रहे हो? बिना पलक झपकाए मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? एक दोस्त की जल्द ही शादी होने वाली है और शादी के सूट के साथ कुछ समस्या हो गई थी। वे एक नया सूट मांग रहे हैं और मेरी राय चाहते हैं। यह देखकर कि मेरे चेहरे के हाव भाव नहीं बदले, लियू रुआन के संदेह धीरे धीरे दूर हो गए। उसने मुझे फोन वापस कर दिया और लगे हाथ पूछा, मैं भूल गई, शादी किस दिन है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर मैंने एक बहुत ही हल्की मुस्कान बिखेरी। क्या तुम सच में 19 जनवरी को जाओगी? उस तारीख को सुनकर लियू रुआन थोड़ी हैरान रह गई। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा और शांति से उसके जवाब का इंतजार करने लगा। वहाँ एक लंबा सन्नाटा छा गया। आखिरकार उसने स्थिति से निकलने के लिए एक जबरदस्ती की मुस्कान बिखेरी। ठीक है, तब देखेंगे। उस सवाल के बाद से लियू रुआन फिर से उदासी की स्थिति में डूब गई। पूरे दिन जैसे किसी सपने में खोई रहती थी। उसका दिल चिंताओं से भरा हुआ था। शादी को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए मैं उससे दूर नहीं हुआ और उसके सामने अपना सामान पैक करने लगा। नदी के पास के इस अपार्टमेंट में स्नातक होने के बाद शिफ्ट हुए मुझे 6 साल बीत चुके थे। मैंने बॉक्स में केवल वही चीजें डाली जो मैंने खुद खरीदी थी। मैं और कुछ नहीं ले गया। आखिरकार शिनबेई लौटने पर मैं अपने इलाके में होऊंगा। अगर किसी चीज की कमी होगी तो मैं उसे वहीं खरीद लूंगा। जहाँ तक इन चीजों की बात है, इन्हें यहीं रहने दिया जाए। समय समय पर लियू रुआन पास आती और मेरे बॉक्स को देखती। ये देखकर कि उसके अंदर क्या था, उसने कभी कुछ नहीं पूछा। मैं जानता था कि उस समय उसका दिमाग उम्मीदों से भरा हुआ था। चेनसी उसके लिए जो जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर रहा था, उसकी तैयारियों के कारण उसने ये भी नहीं देखा कि मैंने चुपके से अपनी कई निजी वस्तुएं फेंक दी थी। जब तक वे कपल आइटम्स वहाँ मौजूद थे जिन्हें वो पहले किसी खजाने की तरह सहेज कर रखती थी, उसे कभी शक नहीं होगा कि इस विदाई के साथ मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। आखिरकार उसकी नजरों में मैं उससे इस हद तक प्यार करता था कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। वह सक्रिय रूप से ये कैसे संदेह कर सकती थी कि मैं वास्तव में हमेशा के लिए जा रहा हूँ? सब कुछ खत्म करने और जाने देने के दृष्टिकोण के साथ मैंने एक असामान्य सहजता के साथ अपना सामान पैक किया। 18 जनवरी को मौसम उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। लियू रुआन सुबह जल्दी उठ गई, सोफे पर बैठ गई और लगातार फोन को देखती रही। मैं थोड़ा देर से उठा, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ गया। मेड ने आसमान की तरफ देखा और पूछा, लिन सर, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। क्या आप एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलना चाहते हैं? यह सुनकर लियू रुआन ने अपना सिर उठाया। उसने स्वाभाविक रूप से पूछा, एयरपोर्ट जाना है? किस लिए? कल मुझे एक शादी में शामिल होना है। तुमने कहा था कि तुम इसके बारे में सोचोगी। क्या तुमने फैसला कर लिया है? मैंने बिना कोई खास महत्व दिए स्पष्ट किया। मैंने शांति से लियू रुआन की तरफ देखा। वो कुछ सेकंड के लिए शांत रही और आखिरकार कहा, ये बहुत दूर है, मैं नहीं जा रही। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। मैं उस जवाब से हैरान नहीं था। मैंने टोस्ट का आखिरी टुकड़ा खत्म किया, फिर बेडरूम में वापस गया और अपना सामान उठाया। लियू रुआन ने अभी अभी अपनी सीट बेल्ट बांधी ही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। उसने इसे जल्दी से खोला और तुरंत ही उसकी भौहें, जो आमतौर पर शांत रहती थीं, ने एक ऐसी खुशी दिखाई जिसे वो अब छुपा नहीं सकती थी। उसने फोन रख दिया और अपनी सीट बेल्ट खोल दी। मैंने कार का दरवाजा खोला और नीचे उतरते समय मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रही थी। लियू रुआन मुझे समझाने के लिए झुकी, लिन शुआन, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा। मैंने ड्राइवर से कह दिया है कि वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दे। इतने साल साथ रहने के बाद लियू रुआन की हिचकिचाहट भरी नजरों से मैं आसानी से समझ सकता था कि वह झूठ बोल रही थी, लेकिन मैंने उसका पर्दाफाश नहीं किया। मैंने बस थोड़ा सा सिर हिला दिया। ड्राइवर का इंतजार करते समय मैंने वीचैट का मोमेंट्स खोला। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मैंने चेनसी के जन्मदिन की तस्वीरें देखी। पहले वाली खूबसूरत लड़की अब उसके साथ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उनका फिर से ब्रेकअप हो गया था। इसका मतलब यह था कि चेनसी ने उस साल जो कहा था कि अगर उसने 28 साल की उम्र तक शादी नहीं की तो वो लियू रुआन के साथ आ जाएगा, वह फिर से संभव हो गया था। इसीलिए वह इतनी खुश थी। जब ड्राइवर आया तो लियू रुआन पहले ही सफेद रंग की नाइट ड्रेस में बदल चुकी थी और जोश के साथ बगल वाली स्पोर्ट्स कार में बैठ गई। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कहा। तुम कब वापस आ रहे हो? मैंने बिना कोई जवाब दिए मुस्कुरा दिया। लियू रुआन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने स्पोर्ट्स कार स्टार्ट की और तेजी से चली गई। मैं को पायलट की सीट पर बैठा हुआ
कार को ओझल होते हुए देख रहा था और केवल तभी मैंने ड्राइवर से धीमी आवाज में कहा, चलिए। रिमझिम बारिश होने लगी जिसने विंडशील्ड को गीला कर दिया और शीशे पर धुंध ला दी। अब मुझे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और न ही मैं आगे देखना चाहता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने भीतर मैंने चुपचाप विदा कहा, अलविदा, फिर कभी न मिलने के लिए।